नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। जब भी किसी देश की सत्ता में कोई ऐसा बैठ जाता है जो बहुत ज्यादा ही नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी हो और वो जो दुनिया के दादा देश हैं उनकी सुन ना रहा हो, तो वो उसको हटाने के लिए अलग अलग तरह के पैंतरे चलने लगते हैं और जालें बुनने लगते हैं। फिर चाहे वो दंगे फसाद करा के हो, वोट की हेर फेर करके हो, आंदोलन प्रदर्शन करा के हो, और इन सब के बावजूद भी अगर उसको नहीं हटा पाते तो फिर आखिरी रास्ता वो असैसिनेशन का अपनाते हैं, यानी कि उसको मरवा दिया जाता है। अब यही सारा खेल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी चल रहा है और आखिरी प्रयास तो जस्ट अभी अभी उनके चाइना दौरे के दौरान हुआ। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिलाफ असैसिनेशन का ये प्रयास किया गया हो। इसके पहले भी कई दफा उनको रास्ते से हटाने के प्रयास किए जा चुके हैं। हालांकि जाहिर बात है कि वो लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए और तभी अभी तक मोदी जी जिंदा है। चाइना में उनके साथ जो होने वाला था उसका हिंट खुद मोदी जी ने वहां से वापस आने के बाद दिया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और बाकी भारत में किस तरह के प्रयास चल रहे हैं सरकार को गिराने के लिए लगातार, चाहे वो सीएए के आंदोलन के नाम पे हो, किसान आंदोलन के नाम पे हो, ईवीएम का हल्ला मचाकर हो, या वोट चोरी का आरोप लगाकर हो, ये सब आप देख ही रहे हैं। और इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बना रखी है वोट चोरी के नाम से, वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया ही। तो इन सब की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आज आपको बताऊंगा उन सारी कोशिशों के बारे में, वो जो सारे अलग अलग असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो ट्राई किए गए मोदी के ऊपर, वो कब कब किस किस वक्त में किए गए और किस किस तरह से वो बचते रहे हैं अब तक, उन सारी बातों की बात करेंगे। और सबसे आखिर में आपको बताऊंगा वो चाइना का दौरा जो अभी उन्होंने हाल ही में एससीओ में किया था, वहां उनके साथ और उनके खिलाफ क्या साजिश रची गई, किसने साजिश रची और किस तरह से वो बचे। और अगर वो नहीं बचते तो उनकी भी हालत वही लाल बहादुर शास्त्री वाली हो जाती जो लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद में किया गया था। जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के उन नेताओं को जो कि राष्ट्रवादी होते हैं, उनको हटाने के लिए अमेरिकन डीप स्टेट खास तौर से और वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट प्लस ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले मिल करके इस तरह के प्रयास करते रहते हैं कि इस तरह के लोगों को जो राष्ट्रवादी हैं उनको हटाया जा सके। और मोदी को ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री नहीं है जिनके खिलाफ इस तरह की साजिशें चल रही हैं। इसके पहले हमने देखा कि शिंजो आबे को भी इस तरह से मरवा दिया गया था। यूक्रेन में रिजीम चेंज किस तरह से कराया गया है वो मैंने आपको बताया ही है पिछले पुराने वीडियो में। और अभी हालिया तो ये है कि जो लेटेस्ट जो अभी शिंजो आबे के बाद जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनका भी रेजिग्नेशन करवा दिया गया है। ये जो सारा टैरिफ वॉर चल रहा था, टैरिफ वॉर के नाम पर, कि उन्होंने एक घटिया डील अमेरिका से कर ली, अमेरिका के सामने झुक गए, यही सारी कोशिशें जो है भारत के साथ भी चलती रही। मोदी लेकिन दुनिया के इकलौते ऐसे राजनेता हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए नहीं, बल्कि जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जबकि चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, इनको मारने के प्रयास तभी से चल रहे हैं और तभी से शुरू हो चुके हैं। तो इनको मारने के जो शुरुआती प्रयास रहे हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर, वो तो एक खास कम्युनिटी के द्वारा, एक खास वर्ग, नाम नहीं लेना चाहता मैं, आप समझ रहे होंगे कि किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं, जो इनके खिलाफ रहता है और इनसे उनको छुट्टी चाहिए, वो इनको मारने का प्रयास करता रहा। और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद डीप स्टेट कब एक्टिवेट होता है और कब मोदी को लपेट देना चाहता है, वो उसकी सेकंड कड़ी है, वो आगे आपको बताऊंगा। तो पहला जो केस है वो 2006 का है। वो गुजरात में ही अप्रैल महीने के अंदर पुलिस एक जगह पे रेड करती है और कुछ लोगों को पकड़ती है जो कि बाद में वेरीफाई किए जाते हैं लश्कर तैयबा से, जिनका कनेक्शन होता है, जम्मू कश्मीर के वो नागरिक होते हैं और पाकिस्तान में ये ट्रेंड होते हैं। तो भाई ये अहमदाबाद में जम्मू कश्मीर से आकर के अहमदाबाद में क्या कर रहे थे? ज्यादातर आतंकी घटनाएं तो जम्मू कश्मीर में ही होती हैं और पाकिस्तानी जिनको ट्रेनिंग देते हैं उनको इन्हीं जो बॉर्डर एरियाज हैं उधर ही इनको एक्टिवेट करते हैं। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उनके साथ गोला बारूद तो मिला ही था उस वक्त में, AK-47, पिस्तौल, बम्स, ये सारे उनके साथ पकड़े गए थे। मोटिव्स तो हालांकि वो लोग अपना बताते नहीं है। उनके साथ मैप्स भी मिले। मैप्स किस चीज के मिले? जाहिर बात है भाई, जहां वो ये लोग हमला करने आए थे उन्हीं चीजों के मैप्स रखेंगे ना ये लोग। और ये फिदाइन स्टाइल का हमला होने वाला था। फिदाइन उसको कहते हैं जो सुसाइड बॉम्बर होता है, खुद में ही बॉम्ब बांध करके और फट जाएगा, खुद तो मरेगा ही, आपको भी ले जाएगा। और इनके यहाँ इसको तो भाई बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाता है कि भाई अल्लाह का कोई काम है। तो फिदाइन स्टाइल अटैक प्लान किया गया था नरेंद्र मोदी पर। उस मैप में इनको मोदी के घर का रेजिडेंस का, जो ऑफिशियल रेजिडेंस था उनके सीएम आवास का, उसके पूरे मैप्स थे। उसके आगे मोदी की कहाँ कहाँ पब्लिक मीटिंग्स होने वाली थी, जो रैलीज होने वाली थी, उस सब का शेड्यूल था और सारे वेन्यूज के मैप्स थे।
इस तरह से करके, और उनके सीएम आवास का, सीएम ऑफिस का भी मैप्स रखा हुआ था इन्होंने, और ये लोग लगातार रेकी कर रहे थे कि इन किन्हीं भी जगहों पे जहां पे भी कमजोरी दिखेगी वहां पे फिदाइन स्टाइल अटैक करके और मोदी को मार देना है। और जाहिर बात है, आपको लगेगा कि 2006 के अंदर मोदी तो सिर्फ एक स्टेट का सीएम था, तो फिर भाई उसको मारने के लिए इतने लश्कर तैयबा जैसा बड़ा आतंकी संगठन पाकिस्तान के अंदर वो एक आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके 4 कश्मीर से अहमदाबाद क्यों भेज रहा है, गुजरात क्यों भेज रहा है? तो शायद आपको भूल रहे होंगे, या आपको याद भी होगा कि 2002 ये दंगे जब से हुए थे गुजरात में, जिसमें नरेंद्र मोदी पे ये आरोप लगे थे कि भाई इन्होंने ही ये दंगे कराए थे। अगर मुसलमान हिंदुओं को मारते तब कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर हिंदू ने एक जगह रिटेलिएट कर दिया तो बड़ी परेशानी हो गई। और इस तरह से ये लोग खेल करते हैं कि इनको लगता है कि इस कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा कोई ताकतवर लीडर अगर दिख रहा है तो उसी को मार दो, सब शांत हो जाएंगे। यही प्लान था, और उसी की खुन्नस में, 2002 वाले की खुन्नस में ये 2006 का ये फिदाइन स्टाइल अटैक मोदी पे प्लान किया गया था, फेल हो गया। अगर इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो शायद मोदी जी गुजरात के 12 साल चीफ मिनिस्टर के भी कंप्लीट नहीं कर पाते, प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है, छोड़ ही दीजिए आप। बाद में इसमें केस चला और यूएपीए और आईपीसी की बहुत सारी धाराएं इन चारों पे लगाई गई, और इसमें से लगभग सभी को सजा भी हुई। अगली घटना है 27 अक्टूबर 2013 की, पटना के गांधी मैदान में। उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे भाजपा पार्टी से, और कैंपेनिंग कर रहे थे अपनी उम्मीदवारी के लिए। पटना के गांधी मैदान जो कि बहुत बड़ा है, आपको पता ही है, वहां पे रैली चल रही थी और लाखों लोगों की भीड़ थी। इंडियन मुजाहिदीन ने वहां अटैक प्लान किए थे और लगभग 6 से 7 बॉम्ब फोड़े। हालांकि भीड़ इतनी थी, प्रशासन की वहां इतनी कोई चाक चौबंद व्यवस्था नहीं थी, तभी तो इतने सारे आतंकवादी मैदान में पहुंच जाते हैं और 6-7 अटैक कर देते हैं, 6-7 बॉम्ब फोड़ देते हैं, 80 के करीबन लोग घायल होते हैं, 6 लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी तो वो लोग स्टेज के पास तक नहीं पहुंच सके। तो अल्टीमेटली जब उनका प्लान फेल होने लग गया, वो देख लिया उन्होंने कितनी भीड़ में हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो मैदान के आसपास ही और बाहर के इलाकों में ही उन्होंने ये 6-7 बॉम्ब चारों तरफ से फोड़े। उनका ये प्लान था कि हम पहुंच के पास में फोड़ दें, भगदड़ वगदड़ मच जाए, उसमें मोदी लपेटे में आ जाए। ईश्वर वाले की दया कहिए या लोगों की दुआ कहिए, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पर यह भी ऑफिशियली वेरीफाइड क्लेम है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में इस बात की पुष्टि हुई कि ये सारा जो अटैक प्लान किया गया था वो मोदी को ही रास्ते से हटाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री बनने से पहले, बनने के वक्त में ही एक ऐसा राजनेता है जिसके खिलाफ इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे साजिशें की जाने लगती हैं। जरूर कोई भाई खास आदमी तो नहीं होगा, उन लोगों को इस बात का अंदाजा पहले से ही होगा कि अगर ये आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो हमारे लिए क्या क्या नुकसान कर सकता है। और अब हम आज 11 साल बाद देखें तो दिख ही रहा है कि किस तरह से उसने आतंकवादियों का नुकसान किया है, पाकिस्तान का नुकसान किया है, भारत का फायदा किया है, और दुनिया के सारे देश किस तरह से भारत के सामने आज नतमस्तक हैं। अब आ जाते हैं 2014 में। तो अभी तक जो 2 अटैक्स हुए वो तो एक खास कम्युनिटी से संबंध रखने वाले लोग जो 2002 के बैकग्राउंड के बेसिस पे नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे। अब यहां से एंट्री होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी। जैसा कि उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि अगर मोदी भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है और भाजपा जीत जाती है तो ये नेशनलिस्ट पार्टी के लोग हैं, ये हमारी चलने नहीं देंगे। हमारा जितना भी करप्शन का काम होता है ये कमीशन खोरी को दे करके हम अपना काम करवा लेते हैं। जैसा कि अभी आप टैरिफ वॉर में भी आप देख रहे होंगे कि वो कराने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारत पहले अपनी संप्रभुता और अपना हित पहले रख रहा है, पहले देख रहा है। पहले की सरकार को मतलब नहीं था, पैसा खिला दो रक्षा डील कर लो, पैसा खिला दो एग्रीकल्चर डील कर लो, कुछ भी कर लो भाई, हमको पैसा खिला दो। अब वो चल नहीं रहा है, ये शायद उन लोगों को पहले से ही पता हो। तो 2014 के अंदर में मोदी जब ब्रिक्स के समिट से ब्राजील से वापस भारत लौट रहे थे तो उनका जो एयर स्पेस था वो यूक्रेन से होकर गुजरता था। और आपको शायद याद होगा कि 2014 में यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था क्रीमिया और डोनेस्क क्षेत्र को लेकर। क्रीमिया जो एक छोटा सा आइलैंड था उस वक्त में, जिसमें मतलब रशिया का फिर से वही कहना था कि भाई तुम बहुत ज्यादा नाटो की तरफ मत जाओ, लेकिन वो जा रहा था तो क्रीमिया को और डोनेस्क को दोनों को ही रशिया ने उस वक्त में हड़प लिया था। और उस वक्त में ये वॉर उनका चल रहा था यूक्रेन के साथ। तो उसी दौरान में यूक्रेन के एयर स्पेस के ऊपर ही मलेशियन एयरलाइंस का MH17 विमान जो है उसको मारकर गिरा दिया जाता है, और उसमें लगभग 298 की 300 के करीब पैसेंजर्स थे, सबकी मौत हो जाती है। तो भैया इसमें मोदी कहां से आ गया बीच में? मोदी यहां से बीच में आ गया कि जब वो वापस आ रहे थे ब्राजील से तो यही एयर स्पेस जो था इसका उनको यूज करना था, और लगभग वो उसके पास में ही थे। कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर दूर और जस्ट 1 घंटे दूर उस साइट से जहां पे मलेशियन एयरलाइंस के उस विमान को मारकर गिराया गया।
तो इसमें जो थ्योरी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो निकल के आ रही है कि भाई ये एक्चुअली प्लान जो किया गया था वो मोदी के लिए ही किया गया था, लेकिन गलती से वो मलेशियन एयरलाइंस के प्लेन को मार के गिरा दिया गया, क्योंकि मलेशिया का तो कोई लेना देना नहीं था, ना ही यूक्रेन से, ना ही रशिया से, और ना ही वहां की चल रही लड़ाई से। हालांकि उनका ये कहना था कि वो मिसाइल चल तो रही थी लड़ाई में और उस बीच में आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। एयर स्पेस में सारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल दिखता रहता है कि क्या चीजें वहां चल रही हैं, क्या हरकतें चल रही हैं, और जब ये वॉर चल रहा था तो वहां से डाइवर्ट भी तो कर सकते थे, जैसा कि किया गया। जब ये आगे घटना हो गई, दुर्घटना, तो उसके बाद में फिर एयर इंडिया के उस एयरलाइंस एयर इंडिया 1 को, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आ रहे थे, उसको सूचित किया गया, उसका रूट बदला गया। और देखिए कहा तो यहां तक गया कि उस वक्त में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो सिटिंग डक थे, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल कम्यूटर विमान था, जैसे कि हम आम लोग जाते हैं ना डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, उस तरह का एक विमान था। उसमें कोई एंटी मिसाइल सिस्टम भी नहीं था, कोई हथियार भी नहीं थे, क्योंकि नए नए प्रधानमंत्री बने ही थे और कांग्रेस सत्ता किस तरह से चलाती थी और देश की रक्षा सुरक्षा में कितनी इन्वॉल्व होती थी हम सबको पता ही है। तो इस तरह का विमान था, और अगर एक भी मिसाइल चलती, चाहे गलती से भी चलती, चाहे उनको ना मारने के हिसाब से भी चलती, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं लगा हुआ था जिससे कि मोदी जी बच जाते, तो वहां पे भी बच गए। हालांकि बाद में इसकी पुष्टि ऐसी नहीं हुई कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। एयरलाइंस ने भी कहा कि भाई कोई खतरा नहीं था, रूट डाइवर्ट कर दिया था। मिनिस्ट्री ने भी कहा कि कोई इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन बहुत बार इस तरह के केसेस में कोई भी चीज कंफर्म हो नहीं पाती, क्योंकि कौन देश मानेगा, कोई तो मानेगा नहीं, सब लोग तो बहाना ही करेंगे, और कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ नहीं पाई, या फिर कहें कि मित्र देश इसमें शामिल थे, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, इस वजह से भी इस बात को कोई जाहिर नहीं कर रहा कि भाई कोई कॉन्स्पिरेसी थी, और सबने ये कह दिया कि भाई कोई खतरा नहीं था, तो खतरा तो था ही। चौथा मामला है पंजाब का। पंजाब में खालिस्तानी जो तत्व हैं वो जब ना तब सर उठाते रहते हैं, और किस तरह से वो पंजाब में अलगाववाद बढ़ाने की कोशिश में इनकी कोशिशें वो हमेशा करते रहते हैं। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो पता नहीं इनको क्या समस्या है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आया ही नहीं सिखों के लिए, उन्होंने सिखों के लिए जितना कर दिया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोल दिया, वीर बाल दिवस, बलिदानी वीर बाल दिवस घोषित कर दिया गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के नाम पर। अब इससे ज्यादा कोई क्या करेगा भाई। जब ना तब पगड़ी पहन के गुरुद्वारे चले जाते हैं, कोई उनके वोट से तो प्रधानमंत्री बनते नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ 2% तो लोग हैं, और सारे के सारे भाजपा को वोट तो करते नहीं है, बल्कि सारे क्या मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं करती है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री उनका इनका इतना आदर करते हैं और उनके लिए इतना कुछ किया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारी पंजाबी कम्युनिटी उनके खिलाफ है या सारी सिख कम्युनिटी, पर उस कम्युनिटी में कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको कनाडा से और पाकिस्तान में जिनके हैंडलर्स हैं, जो इनको हवा देते रहते हैं, और भारत के खिलाफ जिनकी ये कोशिश रहती है कि किसी तरह से अराजकता फैलाया जाए। तो 2016 में अक्टूबर के महीने में पंजाब के भटिंडा में मोदी जी की एक रैली होने वाली थी। इंटेलिजेंस को इनपुट मिलती है, वो 2-4 जगह छापे मारते हैं और 2 आतंकवादी गिरफ्तार करते हैं बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप के। इनके हैंडलर्स पाकिस्तान के थे। जब इनके यहाँ छापे पड़े तो उनके भी मोटिव्स, आर्म्स, एम्यूनेशंस, ये सारी चीजें मिली, और मोटिव्स बाद में ये पता चले कि इनका पूरा ये कोशिश थी कि एक उसी तरह सुसाइड बॉम्बिंग का एक प्लान करके और रैली में मोदी को मार देना है। ये कंफर्म्ड है, कंफर्म न्यूज है, उन्होंने कबूला है। मीडिया में भी इस बात को वाइडली रिपोर्ट किया गया कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, सिक्योरिटी थ्रेट था, और बाद में इन पे भी यूएपीए के चार्जेस लगा करके टेररिस्ट एक्ट में इनको अंदर किया गया और सजा हुई। मेरा तो मानना है कि ऐसे लोगों को सजा ही नहीं देनी चाहिए भाई। क्यों अपने खर्चे पे खिला पिला रहे हो रख के, कौन से ही सुधरने वाले हैं, और फिर कुछ दिन में सजा खत्म हो जाएगी और उनको छोड़ना पड़ेगा, वो लोग वही करेंगे। मेंटालिटी थोड़ी बदलती है, मरवा दो ना यार, क्यों रखना है ऐसे लोगों को। अब आ जाते हैं 2018 के महाराष्ट्र में जून महीने में। दरअसल मुद्दा जून से शुरू नहीं होता, मुद्दा शुरू होता है जनवरी से। जनवरी में भीमा कोरे गांव में कास्ट बेस्ड राइट्स हुए थे। महार कम्युनिटी जो दलित में आती है, और मराठा कम्युनिटी जो कि सवर्ण में आते हैं, मतलब आते थे। अब तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने लिए ओबीसी स्टेटस की मांग की थी, बहुत दिनों से कर रहे थे, जिसको सरकार ने मंजूरी दे दी, तो अब उनको भी बैकवर्ड कास्ट कहा जाएगा। तो इन दलित कम्युनिटी में महार और मराठाओं में कास्ट बेस्ड राइट्स हुए थे जनवरी के महीने में 2018 में। तो वहीं पे जून के महीने में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने वाला था। अब जैसा कि सबको पता ही है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की सरकार आई है, तब से जो हमारा इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाहे सीबीआई हो, आईबी हो, एनआईए हो या रॉ हो। क्योंकि आप उसके बाद से देखेंगे कि देश में आतंकवादी घटनाएं ना के बराबर हुई हैं। 1-2 वही कह लें जो बॉर्डर के पास पहलगाम वाला हो गया अभी, या इसके पहले उरी वाला अटैक हुआ था, पठानकोट वाला, ये सब। लेकिन उस वक्त के 2014 के पहले तो देश भर में आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते थे।
कहीं पे भी फट गया, कुछ भी फट गया, कहीं कुकर फट रहा है, कहीं बस बॉम्ब फट जा रहा है, कहीं ट्रेन में फट जा रहा है, उसके बाद से कम हो गया। तो यहाँ पे भी फिर वही, क्योंकि जब प्लानिंग इतनी बड़ी थी तो भाई कुछ तो इनपुट होगा। उस इनपुट के आधार पर पुणे पुलिस ने जब छापेमारी की उस एरिया में, तो उनको कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा। उसमें एक का नाम था विल्सन रोना। ये सीपीआई माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का एक कार्यकर्ता था। उसके यहाँ से आर्म्स एम्यूनेशन तो आम बात है, ये तो मिलते ही हैं आतंकवादियों के घर में। ये मिले, एक लैपटॉप मिला, उसमें लेटर मिला जिसमें ये साफ साफ अपने ग्रुप में इसने कम्युनिकेट किया हुआ था कि हम राजीव गांधी स्टाइल एक सुसाइड अटैक प्लान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, जब वो जून 2018 के महीने में वहां पे रैली में आएंगे। आपको पता ही है कि किस तरह से राजीव गांधी की हत्या की गई थी। इसी तरह से वो बॉम्ब बांध के कोई आ गया था और उनके पैर छूने के बहाने वहां जाकर के फट गया, और रैली में ही किया गया था। और सेम इन्हीं वर्डों में, इन्हीं शब्दों में उसने लिख के वो लेटर में आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे वो लोग कि राजीव गांधी स्टाइल एक अटैक हम प्लान करके और मोदी को साफ कर देंगे। मतलब भाई ठीक है, इनको पहले ये लग रहा था कि 2014 में मोदी तो फ्लूक से जीत गया, तो ये 2014 से 19 तक इन्होंने बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद से इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये 2019 में फिर कैसे जीत गया। तो सीए आंदोलन, किसान आंदोलन, ईवीएम का रोना, वोट चोरी का रोना, ये लगातार ये लोग किसी तरह से करते रहे। किसान आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन था। उसमें तो आपको पता ही है कि किसानों ने तो दिल्ली के अंदर घुस करके लाल किले पे चढ़ाई कर दी थी और भारत के तिरंगे झंडे को तोड़ करके खालसा पंथ का झंडा लगाया था, निशान साहिब का। क्या कहना चाहते थे? सीधा सीधा स्टेट को चुनौती थी, सीधा सीधा भारत के संप्रभुता को चुनौती थी। और सरकार का उस समय तो काम यही था कि वो चाहे तो अटैक कर देती, क्योंकि भैया आप कहाँ चैलेंज कर रहे हो। लेकिन इनकी साजिश ही यही थी कि वो बस गोली चला दे किसी तरह से, मोदी या मोदी की पुलिस, उसका बहाना करके ये पूरे शहर में दंगे करेंगे, फसाद करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी इन पे प्रेशर बनाएगी और मोदी को रिजाइन करना पड़ेगा, सरकार को गिरा दिया जाएगा। पर मोदी और शाह ने भी कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है। उन्होंने भी पुलिस को साफ साफ हिदायत दे दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हंगामा करें, कितना भी बैरिकेडिंग तोड़े, पुलिस ने मार खाई है उस दंगों में, मतलब उस आंदोलन के अंदर, लेकिन लाठी तक नहीं चलाई, गोली चलाना छोड़ी। अंत में जब कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ, इनके पास कोई बहाना नहीं बचा कि अब हम क्या करके विरोध करें, तो इनको ठंडा होना पड़ा, सरकार बच गई। अब 2024 में आप सुन ही रहे हैं, राहुल गांधी लगातार ये कहता घूम रहा था कि देश भर में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस एक आग लगाने की देर है। वही आग लगाने की कोशिश पहले कर रहा था, हो नहीं पाया, वही आग लगाने का अब कोशिश कर रहा है वोट रिगिंग, वोट चोरी वाले मामले पे, जिसपे मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि किस तरह से डीप स्टेट काम करता है। अब देखिए, अब आती है इस सीरीज में इस प्रकार की सबसे बड़ी घटना, फिरोजपुर पंजाब 2022 5 जनवरी। क्या होता है कि फिरोजपुर में हुसैनी वाला बॉर्डर के पास प्रधानमंत्री को जाना होता है, कुछ वहां पे कार्यक्रम वगैरह होते हैं, रैली भी होती है जिसका वो उद्घाटन या शिलान्यास वगैरह करना होता है। पहले इनका प्लान ये था कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बाद में प्लान चेंज हो जाता है क्योंकि उस वक्त में बारिश वगैरह बहुत ज्यादा हो रही थी, या फिर वो जनवरी का महीना था तो धुंध वगैरह बहुत ज्यादा थी, वेदर सही नहीं था। बाद में ये होता है कि भाई रोड से जाएंगे। मोदी के कैवलकेड को, मोदी नहीं कहेंगे हम, प्रधानमंत्री कहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के जो काफिला होता है, कैवलकेड होता है, उसको ब्रिज के ऊपर रोका जाता है। ब्रिज के ऊपर, मतलब ब्रिज क्यों कह रहा हूं मैं, ब्रिज एक चोक पॉइंट हो गया ना, वहां से आप भाग नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते, बीच में डिवाइडर है, आपकी गाड़ी है, घुमाने की कोई जगह नहीं है, इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, आगे उन्होंने रोक रखा है, पीछे आपका काफिला है, किधर भागोगे? 15 से 20 मिनट वहां बैठे रहे, 15 से 20 मिनट। मतलब जब अगर कुछ होता नहीं है जब तक, तब तक हम उस बात की सीरियसनेस को नहीं समझते कि क्या हो सकता है। हुसैनी वाला बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है सिर्फ 8 किलोमीटर दूर था, वहां से एक रॉकेट, एक मिसाइल आ सकती थी, या फिर ड्रोन अटैक हो सकता था, कुछ भी हो सकता था भाई। चलिए, अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं, बच गए, 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद वापस आए। लेकिन ये पूरा मामला बना कैसे, आखिर ये चोक पॉइंट बन कैसे गया, वहां पे लोग आ कैसे गए? तो जब पंजाब सरकार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने तो कह दिया कि भाई लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज हुआ था और इस वजह से किसानों को इस बारे की जानकारी नहीं थी और इसलिए वहां पे रूट क्लियर हो नहीं पाया, नहीं तो इसमें कोई खतरे की बात नहीं थी, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। अब ये बात इतनी बचकानी है कि किसी को भी अगर प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी हो कि उनका मूवमेंट कैसे होता है, तो चन्नी साहब जो उस वक्त के पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बात सुन के हंसी आएगी। भाई कभी भी जब प्रधानमंत्री का काफिला कहीं मूव होना होता है तो पूरा रूट सैनिटाइज किया जाता है और कम्युनिकेशन होता है एसपीजी के बीच में, वहां के इंटेलिजेंस ब्यूरो के बीच में, वहां की राज्य पुलिस के बीच में और जिला पुलिस के बीच में। इन सब को कम्युनिकेट किया जाता है कि क्या क्या प्लान है, किस किस तरह से जाएंगे। फिर वो लोग
इन सारे जो रूट्स, और हमेशा एक नहीं दो रूट्स डिसाइड होते हैं कि ये एक रूट और इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो अल्टरनेट रूट, दोनों को सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज का मतलब पहले उस रूट में सब देखी बारी होती है कि कुछ है तो नहीं, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है, उसके कुछ किलोमीटर्स के आसपास में कैमरे लगाए जाते हैं। तो भैया जब सैनिटाइज किया जाता है, जब सब कम्युनिकेट किया गया था, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि अचानक रूट बदला। दूसरी बात यह भी है कि रिटर्न में पंजाब के डीजीपी ने खुद कंफर्म किया था एसपीजी को कि सारे अरेंजमेंट्स पक्के हैं, रूट क्लियर है। उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला था, और फिर बीच में ये मिला। और पेट्रोलिंग व्हीकल भी तो चलती है, तो भैया आगे कैसे नहीं पता चला? क्या पुलिस तब नहीं थी वहां पे? दोनों तरफ पुलिस रहती है। ये जानबूझकर कराया गया था। और चलिए देखिए खतरा कितने बड़े लेवल का था कि अगर आपको कराना ही था, पहले तो होना ही नहीं चाहिए था। कहीं भी इस तरह के लोग होते तो वो प्रधानमंत्री के लिए एक खतरा ही होता और ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ही होता। लेकिन आपको कराना ही था तो किसी सड़क के किनारे में खड़े कर देते, वहां प्रदर्शन करा देते और काफिला बीच से निकल जाता। या फिर वो भी नहीं करते तो सड़क पे ही करवा देते, ऐसी जगह पे जहां से काफिले को वापस घूमने की जगह होती और ऑल्टरनेट रूट लेकर के चला जाता वो। पर नहीं, उन्होंने स्ट्रैटेजिकली रणनीति बना करके उस ब्रिज को चुना। क्या पुलिस को पता नहीं था कि इतने सारे लोग ब्रिज पे आ गए हैं, 500-600 लोग? ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जब पूरे जगह में कैमरे लगे होते हैं उस रूट पे जहां से प्रधानमंत्री को चलना होता है, और पूरा रूट कैमरे की निगरानी में होता है, सैनिटाइज किया जा चुका होता है पहले से ही। डीजीपी पंजाब पहले से ये कंफर्म कर रहा है कि भाई रूट क्लियर है, और उसके बाद एसपीजी निकलती है और उसके बाद वहां पे लोग मिल जाते हैं। और वो भी चौक पॉइंट क्रिएट करते हैं जहां पे ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। मोदी ने वापस आके कहा भी एयरपोर्ट पर, जब बठिंडा एयरपोर्ट वापस आ गए तो इन्होंने कहा कि भाई अपने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को जाके ये कहना कि धन्यवाद कि जिंदा बच गया आज मैं। तो ये इस तरह की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। पता नहीं एग्जीक्यूट शायद नहीं कर पाए वो एसपीजी की, या इंटेलिजेंस वाले एक्टिवेट बहुत ज्यादा हो गए होंगे, नहीं तो एग्जीक्यूट करने का उनका पूरा प्लान तो जैसा कि दिख रहा है वैसा दिख ही रहा है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी आया। फिर पंजाब पुलिस क्या करती है कि जब इन जो सारे आंदोलनकारी थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई इनको पता नहीं था, उन पे केस करती है। सिर्फ प्रदर्शन करने का केस करती है, रास्ता ब्लॉक करने का केस करती है। फिर भाजपा वालों ने जब हंगामा मचाया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जब कड़ा विरोध जताया कि भाई ये क्या है, तब उन पे फिर अलग से अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह का भी केस डाला गया और कड़े केसेस लगाए गए। 25 नेताओं को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया कि गिरफ्तार आज तक नहीं कर पाई है, केस चल रहा है, वो भागे हुए हैं। बताइए, कर नहीं रही है, करना नहीं चाह रही है, यही कहा जा सकता है। उसके बाद आज 2023-24 में मणिपुर, हालांकि इसको उस तरह से नहीं मानेंगे कि बहुत ज्यादा थ्रेट था, क्योंकि मणिपुर कभी गए नहीं प्रधानमंत्री। लेकिन अगर आपने उस दौरान में जब देखा होगा कि मणिपुर में जो हिंसा भड़की हुई थी, जो मैती हिंदुओं में और जो लोकल वहाँ के क्रिश्चियंस थे, उन दोनों में जो झगड़ा चल रहा था, झगड़ा क्या मतलब दंगे ही थे, मारकाट मची हुई थी, तब लगातार ऑपोजिशन ये मांग करता रहा कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। दरअसल इसमें बाद में जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको स्पेकुलेट किया जा रहा है वो निकल के आई थी। वो ये जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि मणिपुर का जो बॉर्डर है वो तो चाइना से लगता है और वो पोरस बॉर्डर है। वहां पे इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, ये हथियारों वाले, वो काफी एक्टिव हैं। चाइना से उनको हथियार आते हैं, ड्रग्स आते हैं। कहना है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कि मणिपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया भर के जो इंटेलिजेंस वाले वहाँ बैठे हुए हैं, आईबी, सीआईए, मोसाद, आईएसआई, सब वहाँ बैठे हुए हैं और कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और इसी वजह से वहाँ पे इतने जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की हरकत ये होती है, वो जो इनस्टेबल एरिया जो बना हुआ है। हालांकि अब तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा दिया गया है जब बहुत चीजें बढ़ गई, लेकिन वहाँ पे भी ये कहा जाता है अंदर खाने की ये प्लानिंग बहुत तगड़ी थी कि किसी तरह से मोदी को भेजा जाए और उधर ही निपटा दिया जाएगा। पर मोदी जी गए नहीं, शायद इसीलिए नहीं गए होंगे, क्योंकि कहीं भी कुछ भी होता है देश में मोदी जी तो जाते हैं। अभी पंजाब जा रहे हैं, पंजाब में बाढ़ आई हुई है, पता है उनको कि पंजाब में किसकी सरकार है और उनके खिलाफ 2 बार मरवाने का प्रयास किया जा चुका है, फिर भी पंजाब जा रहे हैं। लेकिन मणिपुर नहीं गए, शायद इसी वजह से नहीं। अब आ जाते हैं चाइना के एससीओ समिट में, जहां पर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की साजिश रची गई थी। अब ये तो सबको दिख रहा है ना भाई, अमेरिका तो खुश नहीं है भारत से, पूरा वेस्ट खुश नहीं है भारत से, यूक्रेन भी खुश नहीं है भारत से। चाइना और हमारी तो बहुत ज्यादा दुश्मनी ही है, और अभी तक तो दुश्मनी थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने हमसे दुश्मनी करी है ट्रेड डील के मामले में, चाइना लपक के हाथ आगे बढ़ा रहा है और भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। मोदी जी कितना आओ भगत कर रहा है, भरोसा करने लायक बात तो नहीं है। हालांकि मजबूरी उसकी भी है, लेकिन जो चीजें सरफेस पे जितनी सरल दिखती हैं, सरफेस के पीछे उतनी सरल होती नहीं है, उसके
और खास करके राजनीति में तो बिल्कुल भी नहीं। कहा यह जा रहा है जब एससीओ के आखिरी दिन हम लोगों ने इस बात की बहुत चर्चा की कि राष्ट्रपति पुतिन जो है उन्होंने अपनी गाड़ी के बाहर 10 मिनट वेट किया मोदी जी का, फिर मोदी जी आए और उनको अपनी कार में वो बिठा करके ले गए और जहाँ वेन्यू पे जाना था वहाँ 10 मिनट में पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी 50 मिनट तक वो दोनों कार में ही बैठे रहे और आपस में बातचीत करते रहे। पता नहीं क्या बातचीत करी और ये जिताने और दिखाने की कोशिश हुई कि भारत और रशिया के संबंध, मोदी जी और पुतिन के संबंध कितने गहरे हैं। हो सकता है, मतलब वो तो है ही, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, ये तो पता ही है। पुतिन और मोदी के भी रिश्ते बहुत गहरे हैं, ये भी पता है। लेकिन इसके पीछे का असली मामला ये था नहीं। मामला ये था, स्पेकुलेशन ही है अभी, ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हैं उनके तरफ से ये चीज़ें अंदर खाने आई हैं। और मैंने आपको बताया था कि मोदी जी ने इस बारे में हिंट भी किया था, वो भी बताऊंगा। तो ये चीज़ें ये आई हैं कि रॉ और एफएसबी, फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो जो है, वो रशिया का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसको कहा जाता है, जो पहले केजीबी था अब एफएसबी हो गया है, इन दोनों की साझा ये इनपुट थी कि मोदी को मरवाने का प्लान है अगर वो दूसरी गाड़ी में जाते हैं तो। अब जाहिर बात है, जैसे जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष होते हैं किसी भी नेशन के, जो अमीर लोग, वो अपनी गाड़ियां, अपना कैवलकेड सब लेके जाते हैं दूसरे देशों में भी, पर भारत अभी तक ऐसा नहीं करता है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना गए थे तो चाइना ने अपना कैवलकेड वगैरह गाड़ियां सब उनको प्रोवाइड करी हुई थी। खतरा कहा यह भी जा रहा है कि उसमें तो बगिंग का भी खतरा हो सकता है ना, कि माइक वाइक लगा रखा हो, आप क्या कर रहे हो सब सुन रहा हो, इसलिए इन लोगों को आपस में पर्सनल बात करनी थी तो पुतिन ने अपनी गाड़ी में बिठाया, क्योंकि वो तो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। लेकिन इसके पीछे से ये बात भी आई कि ये इनपुट भी था कि कुछ खतरा हो सकता है, इसलिए वो उस गाड़ी में ना जाएं, और इसलिए फिर पुतिन के साथ वो गए और 50 मिनट तक वो बैठे रहे ताकि खतरा टले, और इस तरह की आपस में अपनी जो भी बातचीत करी होगी उन्होंने। पर यह खतरा था किससे? इनपुट में यह बात कही जा रही है कि खतरा था CIA और मोसाद से। अब आप कहेंगे इसराइल तो हमारा दोस्त है और मोसाद जो है वो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन भैया ये भी तो देखिए कि इसराइल जो है वो अमेरिका का एक तरह से पपेट स्टेट है। जो अमेरिका चाहता है वो इसराइल करता है, या जो इसराइल चाहता है वो अमेरिका करता है। और इसराइल ने तो अपने फायदे के लिए जॉन एफ कैनेडी को मरवा दिया था, उसकी बात कभी और बाद में बताऊंगा। मोसाद ने, जब क्या हुआ था कि उस दौरान में इसराइल जब न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था तो जॉन एफ कैनेडी जो उस वक्त में वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो नहीं चाहते थे कि इसराइल जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट बने, क्योंकि गल्फ में इसके बाद बैलेंस बिगड़ जाता, वो सुप्रीम पावरफुल हो जाता, फिर अमेरिका के लिए डिफिकल्ट हो जाता कि वो इसराइल को कंट्रोल करे और गल्फ को कंट्रोल करे। तो वो बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग कर रहे थे, बार बार दबाव बना रहे थे। इसराइल का ये कहना था कि भैया हम सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के लिए कर रहे हैं, पावर के लिए कर रहे हैं, बम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अमेरिका मान नहीं रहा था। जॉन एफ कैनेडी, मतलब एस्टेब्लिशमेंट में बाकी लोग तो प्रो इसराइल ही थे, सिर्फ जॉन एफ कैनेडी ही प्रो इसराइल नहीं थे। अल्टीमेटली क्या होता है, जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया जाता है, उनको मरवा दिया जाता है। और उसके बाद से देखिए जितने भी वहाँ के राष्ट्रपति आए वो सब इसराइल के फेवर में, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट रहती है वो सब इसराइल के फेवर में। उसके बाद तो पैसा भी दिया गया है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाइए, और आज इसराइल न्यूक्लियर स्टेट है। तो हो सकता है कि भाई CIA तो अमेरिका की ही एजेंसी है, और सिर्फ भारत ही क्या, बहुत सारे अन्य देशों में भी इस तरह की असैसिनेशंस, रिजीम चेंज के प्लान वो लोग करते रहते हैं, कराते ही रहते हैं। यूक्रेन में करा दिया, बांग्लादेश में करा दिया, जापान में मरवा दिया, और भी बहुत सारे उदाहरण है। इराक में, लीबिया में इनका चलता ही रहता है, सीरिया में, कुछ ना कुछ जहां भी इनको तेल दिख जाए, पैसा दिख जाए, या कोई भी स्टेट या स्टेट का हेड जो इनकी बात ना सुन रहा हो उसको मरवा देते। भारत की एग्जैक्टली वही स्थिति है। अभी ट्रंप इतना दबाव दे रहा है भारत पर और मोदी पर डील करने के लिए, नोबेल दिलवाने के लिए। ये मान लो कि हमने भारत पाकिस्तान का वॉर रुकवाया, इसके लिए मोदी ने एक बात नहीं मानी। ना डील कर रहा है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर हम नहीं खोलेंगे, ना ही नोबेल प्राइज देने के लिए प्रस्ताव दिया, वो भी नहीं माना, इसके लिए भी खुन्नस में है। और ना ही कभी ये बात मानी कि भाई भारत पाकिस्तान का वॉर रुकवाया ही नहीं था, तो मानने की तो कोई बात ही नहीं थी। तुम जबरदस्ती करोगे क्या? भारत से जबरदस्ती कर लोगे? भारत अड़ गया। इसी बात का गुस्सा उन लोगों में है और अपने अहंकार में इसी बात के लिए मोदी को मरवाने का ये इनपुट था। सिर्फ ये नहीं था, यहाँ पे एक दूसरा खेल भी है। दूसरा खेल ये है कि जो चाइना जो है उसमें एक पोलित ब्यूरो होता है, वही उनका वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसका जो एक चीफ है उसका नाम है काई की। अब उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको कभी किसी ने हंसते हुए ही नहीं देखा। वो चाइना में नंबर 2 माना जाता है शी जिनपिंग के बाद। चाइनीज राष्ट्रपति के बाद वो नंबर 2 माना जाता है पावरफुल व्यक्तियों में। जितने भी बड़े देश के जो एम्बेसडर्स वगैरह जाते हैं उससे मिलने के लिए पागल हुए रहते हैं, किसी से नहीं मिलता। और दुनिया भर में जितने भी
चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा और ये सब चलते उन पर नजर रखता है, और दूसरे देशों के खिलाफ एजेंडा प्रोपेगेंडा जो चलाता है, भारत के खिलाफ भी जो चलता रहता है, तो उसी को चलाने की जिम्मेदारी है, वही चलाता है। लेकिन इस बार ऐसा कहा गया कि भाई उसको स्पेशली ये राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि भाई भारत के प्रधानमंत्री से मिलो। अब या तो हमारा पावर इतना बढ़ता जा रहा है, हमारा देश इतना पावरफुल हो गया है जिसकी वजह से इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। लेकिन काई की ने क्या किया, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लंच पे इन्वाइट किया कि हम आपके साथ लंच करना चाहते हैं। भारत सरकार ने मना कर दिया कि भाई लंच वंच नहीं। देखिए ये वही, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री को किस तरह से पानी में जहर मिला करके मरवा दिया गया था ताशकंद में। अगर आपको नहीं पता है तो उसकी डिक्लासिफाइड फाइल्स पढ़िए या फिर ताशकंद फाइल फिल्म ही देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब ऐसा कहा जा रहा है, देखिए कन्फर्मिटी तो नहीं आएगी इस बारे में, क्योंकि कोई भी राष्ट्र इस बारे में आज तो कंफर्म नहीं करेगा। अब जैसे लाल बहादुर शास्त्री का भी तब तो कंफर्म नहीं हुआ था, हार्ट अटैक बता दिया गया। कंफर्म तो अब जब मोदी सरकार आ गई, वो सारी फाइलें डिक्लासिफाई हुई, तब पता चला ना। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं, जो हम अपने दिमाग से एनालाइज कर सकते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, उसमें इतना सरल चीजें दिखती नहीं है। वो खाने पे बुला रहा है कोई, अब तक क्यों नहीं बुलाया, और खाने पे क्यों बुला रहा है? मीटिंग तो वैसे भी हो सकती थी कि हाँ भाई 2 लोग मिल लिए और ऑफिशियल्स के साथ और बातचीत कर लिया। पर्सनल मीटिंग खाने पे, वो भी आप सरकार में भी नहीं हो। खैर भारत सरकार ने खतरे को भांपते हुए मना कर दिया कि भाई लंच वंच पे नहीं, और हम मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन तब फिर उसने कोशिश की, उधर से काई की ने अपनी तरफ से फिर से प्रस्ताव भेजा कि चलिए आप खाने पीने के शौकीन नहीं लगते हैं, खाना पीना नहीं खाएंगे, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर एक जनरल मीटिंग अरेंज की गई और मिला। तो ये 2 घटनाएं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए और अगले दिन वो जो सेमीकॉन का जो एक कॉन्फ्रेंस था, मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा, अपने उनके शब्द हैं ये, कि भाई मैं अभी चाइना और जापान और चाइना के विजिट से वापस आया हूँ कल ही रात को। तो लोग ताली बजाने लगे। तो थोड़ी देर रुके प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि गया था इसलिए ताली बजा रहे हो या आ गया हूँ इसलिए ताली बजा रहे हो? तो लोगों ने जोर से हंसा, सब लोगों ने इसको मजाक में लिया, लेकिन ये मजाक नहीं था, ये तो हिंट था। मुझे भी लगता है हिंट था, और बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे जो इस तरह की चीज़ों की ट्रैक रखते हैं और बाल की खाल निकालते हैं, उनका भी ये मानना है कि ये हिंट था। मोदी जी यही बताना चाह रहे थे, भाई गया था और बच के वापस आ गया हूँ इसलिए ताली तो नहीं बजा रहे। खैर चलिए, हम फिर भी इसको स्पेकुलेशन ही मान लें, हालांकि मोदी जी के हाव भाव से नहीं लगता है ऐसा। पर राजनीति के खेल में अंदर खाने क्या कुछ होता रहता है, ये ऊपर ऊपर बहुत सारी चीजें हम आम जनता को तो पता ही नहीं चलती। हमें लगता है कि हम वोट देके सरकारें बनवाते हैं, हम सड़कों पे आंदोलन करते हैं, हम जो है वो अपनी डिमांड रखते हैं और सरकार उसको मानती है, हम जो है अपनी बुद्धि से कोई भी चीज़ को सही गलत समझते हैं। पर इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा खेल चल रहा है कि हमारी बुद्धि को भी मैनिपुलेट किया जाता है, नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इस तरह की चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं और उसको एक खास तरह से चलाया जाता है ताकि एक खास तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे और आपका एक खास तरह का विचार बने, और फिर आप उस विचार से प्रभावित होकर के सरकार के साथ खड़े हों या खिलाफ खड़े हों, या इसको वोट दें या उसको वोट दें। यही सारा काम आज भारत में चल रहा है। मुझे तो लगता है कि भारत की जनता बहुत ज़्यादा समझदार और होशियार है, तभी तो पिछले 5-7 सालों में चाहे जितनी भी कोशिशें हुई हों मोदी के खिलाफ सरकार को घेरने की, गिराने की, आंदोलनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, वो कर नहीं पाए। जनता समझदार है भाई कि कौन क्या कर रहा है और मोदी किस चीज़ के लिए खड़ा है। तो अब तो सारा काम करके देख लिया उन्होंने, आंदोलन प्रदर्शन करके देख लिए, ईवीएम का हल्ला मचा लिया, वोट चोरी वाला चल ही रहा है। लास्ट रिसोर्ट यही बचा है कि मोदी को मरवा दिया जाए, जैसे शिंजो आबे को मरवा दिया गया और भी बड़े बड़े देशों के नेता, लीबिया, इराक वालों को मरवा दिया जाता है। वही खेल यहाँ चल रहा है। अगर मोदी नहीं मानेगा तो या तो सरकार गिर जाए तो मोदी की जान बच जाएगी और कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, और अगर नहीं गिरती है सरकार और मोदी प्रधानमंत्री बने रहते हैं तो मोदी को मरवाने का बहुत बड़ा प्लान है। मरेंगे कि नहीं मरेंगे, क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हम सबको आगे आगे देखते रहना है कि भाई भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। लेकिन तब तक के लिए भाई अपनी देश और अपने सरकार के फेवर में खड़े रहना हमारा फर्ज बनता है। चलिए, बहुत लोगों का सरकार से विरोध भी हो सकता है, पर देश के फेवर में तो खड़े रहिए। हमें ये तो समझना होगा कि जो सरकार है वो किस मुद्दे पर देश के साथ खड़ी है, वो देश के विरोध में खड़ी है। सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए सरकार का विरोध ना करें, मुद्दों को समझे, उसमें जो डेटा फैक्ट्स है उसको भी देखें और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाएं। आप क्या सोचते हैं इस विषय में, कमेंट करके बताएं, और आप कौन से मुद्दे पे मुझे नेक्स्ट डिस्कशन करते हुए देखना चाहते हैं वो भी हमें लिख करके कमेंट में भेजें। अगर आपको लगता है कि ये बात किन्हीं और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मकेश्वर अवेकन सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, इसको जन जागरण के अभियान के तौर पर मैं चला रहा हूँ।
और मेरा ये आग्रह है आपसे कि आप भी हमारे इस अभियान के साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सच है उसको पहुंचाइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।